नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नॉलेज हब की इस विशेष सीरीज में एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील बजाज। जैसा कि आप जानते हैं, ये पीएचडी हैं और स्टॉक मार्केट में इनकी स्पेशलाइजेशन है, उसमें बहुत काम है इनका। इनकी लिखी हुई किताबें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमबीए के छात्रों के लिए, एमकॉम के छात्रों के लिए पढ़ाने के लिए काम आती हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। और आप लोगों के अनुरोध पर हमने ये फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो सीरीज़ चलाई, जिसमें पहले हमने डॉक्टर साहब के साथ क्रिप्टो करेंसी की बात की थी, आज हम एक बहुत मज़ेदार टॉपिक पर डॉक्टर साहब के साथ बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो बेल आइकन का आपको वो दिख रहा है वहाँ पर, उसको दबा दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके सामने आए। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि शेयर से, और वो सुनते हैं कि शेयर मार्केट में काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया और उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट एक सेफ जगह है जहाँ पर भी पैसा, और भारत की जो सेंसेक्स और निफ्टी लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। तो एक जो चीज़ है शेयर अलॉटमेंट की, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल आज लोगों ने हमसे पूछा है वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ होता क्या आखिर? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आईपीओ क्या होता है? देखिए, आईपीओ क्या है, जैसा कि सर ने अभी बोला कि इनिशियल पब्लिक ऑफर है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है, एक पब्लिक कंपनी बनती है, तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, और वो आम पब्लिक के पास जाती है और उनको एक तरह से रिक्वेस्ट करती है या उनको मोटिवेट करती है कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए। और जैसे हम जब किसी को पैसा देते हैं तो वी नीड सम प्रूफ इन रिटर्न। तो एक रिटर्न प्रूफ है कि आपने कंपनी को पैसा दिया है, तो वो रिटर्न प्रूफ जो आपको मिलता है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, दैट इज़ शेयर्स। और जब आपको वो शेयर्स मिल जाते हैं तो आपको कंपनी का ओनर बना दिया जाता है। तो यही है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके थ्रू आप बस अपना पैसा कंपनी को दे रहे हैं और वो आपके पैसे को फिर फर्दर बिजनेस में यूज़ करते हैं। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का शेयर आपको भी दे दिया जाता है, क्योंकि आप उसके ओनर माने जाते हैं। जी, तो एक तरह से आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है। कंपनी को चला कोई रहा है, लेकिन आपने पैसा लगा के आप शेयर होल्डर बन गए, और निश्चित तौर से जब कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो वो आपके साथ उनको बांटना होगा। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि सबसे पहला तो ये है कि कौन सी कंपनी ऐसी हो जिसमें भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाए? क्या देखा जाना चाहिए कि कंपनी के बारे में क्या देखना चाहिए हमें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है कि जो कंपनी में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी आपके पैसे का कैसे यूज़ करने वाली है, किस तरह का प्रोडक्ट वो बनाने वाली है। अगर आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके तो उसके बारे में ज़रूर पता लगाइए। और मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं वो यूज़ तो मैनेजमेंट नहीं करना है। जितनी एफिशिएंट वो मैनेजमेंट होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब कई बार क्या होता है कि कई कंपनीज ने, ऐसा नहीं है कि वो अभी बिल्कुल पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, लेकिन पहले वो छोटी कंपनीज थी, उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन अब वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हैं, दे नीड मोर मनी, तो अब वो उसको आईपीओ के तौर पर लेकर आ रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने देखा नाइका आया था। अब नाइका तो बहुत पहले से अवेलेबल है, लेकिन अब वो अपना आईपीओ लेकर आए, तो हमें उनके बारे में तो ऑलरेडी पता लग ही जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स वैसे भी अवेलेबल हैं। तो जब भी आप अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कंपनी करती क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो थोड़ा सा अगर आपको उसकी मैनेजमेंट और प्रोडक्ट की बारे में नॉलेज होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आईपीओ में जब अप्लाई किया जाता है जैसे, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ये एक बहुत आम जो हमने पूछा कि किस तरह की बात आपसे की जाए, तो लोगों ने कहा कि हम आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं पर हमें शेयर अलॉट नहीं होते, तो क्यों नहीं अलॉट होते और कैसे अलॉट होंगे? ओके, देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें बेसिक समझने पड़ेंगे आईपीओ के। देखिए, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि उसमें कभी भी आप एक सिंगल शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जी, हमेशा उसमें एक लॉट का साइज़ होता है, और नॉर्मल एक लॉट साइज में अराउंड 10 से 15 शेयर्स होते हैं एक लॉट के अंदर। मतलब मिनिमम आपको एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही होगा, और उस लॉट में कितने शेयर्स होंगे वो हर आईपीओ में वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। दूसरी चीज़, कभी भी उसमें फिक्स प्राइस मेंशन नहीं होता, उसमें हमेशा एक प्राइस बैंड होता है।
अब प्राइस बैंड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्लोर प्राइस, एक होता है कैप प्राइस, जिसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और इन दोनों के जो बीच का गैप होता है ना, वो मैक्सिमम 20% हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक IPO आया और उसका जो प्राइस बैंड है 50 से 60 रुपीज़ का है। इसका मतलब आपको कंपनी ये कह रही है कि अगर आपने मेरे IPO में पैसा लगाना है तो आपको अपना एक प्राइस मेंशन करना होगा, बट आपका जो प्राइस मेंशन होगा वो उस प्राइस बैंड के अंदर ही लाई करना चाहिए। जैसे कि 50 to 60 है तो उसमें ही लाई करना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे और आपको मेंशन करना है कि किस रेट के ऊपर आप उन शेयर्स को लेने में इंटरेस्टेड है और कितनी लॉट्स, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता है। अब आपने अगर किसी कंपनी के IPO के लिए अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब एप्लीकेशन की डेट ख़त्म हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, सारी एप्लीकेशंस को चेक करती है और देखती है कि किस रेट के ऊपर कितने शेयर्स की डिमांड आई है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, जिस रेट के ऊपर एक्चुअल में हमें शेयर्स अलॉट होते हैं उसको कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, जैसे मैंने कहा कि प्राइस बैंड में 50 से 60 रुपये का मैंने रेंज दे दिया, तो वो शुरू करेंगे हाईएस्ट प्राइस से 60 रुपीज़ से। वो देखेंगे कि 60 रुपीज़ में उनके कितने शेयर्स बिक रहे हैं। मान लो कंपनी ने 2 लाख शेयर अपने सेल करने हैं और उन्होंने ये देखा कि 60 रुपये के ऊपर 80,000 शेयर की डिमांड है जी। तो 60 रुपये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि उनको 2 लाख शेयर सेल करने हैं और 80,000 बिक रहे हैं 60 रुपीज़ पे, वो प्राइस को कम कर देंगे। उन्होंने 59 कर दिया। लेट्स जस्ट से 59 पे 70,000 शेयर्स की डिमांड है। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है, जो 60 रुपये में लेने को तैयार है 59 में तो वो ले ही लेगा, क्योंकि उसका रेट जो महंगे में लेने को तैयार है सस्ते में तो लेगा। तो मतलब 59 पे उनका क्या हो गया, अब टोटल 1.5 लाख शेयर्स की डिमांड है। अभी भी नहीं सेट होगा क्योंकि 2 लाख शेयर बेचने हैं, फर्दर रेट को कम करेंगे। उन्होंने रेट कर दिया 58। मान लो यहाँ पर उनके सारे के सारे शेयर्स बिक गए। अब हमारी गलती क्या होती है, हमें शेयर्स क्यों नहीं अलॉट होते। अब 58 पे उनके सारे के सारे शेयर्स बिक रहे हैं, आपने प्राइस बैंड के अंदर मान लो 52 रुपये का प्राइस मेंशन कर दिया, तो जब कंपनी को 58 रुपीज़ को देने को तैयार है तो आपको 52 रुपये में शेयर क्यों देंगे। तो आपकी एप्लीकेशन तो क्लियरली यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। तो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपने IPO के लिए अप्लाई करना है, आपने कभी कोई प्राइस मेंशन नहीं करना, आपने हमेशा मेंशन करना है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस मेंशन करने का मतलब ये, आप कंपनी को ये कह रहे हैं कि जिस भी रेट पे आप शेयर्स देने को तैयार हो, मैं उसी रेट पे शेयर्स लेने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से आपके IPO अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो क्या कोई कोटा भी होता है जी, जो IPO लोग अप्लाई करते हैं, किसी तरह का कोटा होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो भी IPO आता है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक होता है NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और तीसरी होती है QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और इनका बिल्कुल फिक्स परसेंटेज होता है। RII का मैक्सिमम कोटा 35% का होता है जी। NII का 15% का होता है और QIB का 50% का कोटा पहले से रिजर्व होता है। जी। इन दोनों के बारे में कैसे पता लगे, अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे कैसे पता लगे कि मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं या नॉन इंस्टीट्यूशनल हूं? जी, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी आपने बोला ये कि जो QIB है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये तो होती है कंपनीज़, इनका कोटा तो 50% का रिजर्व होता है। मतलब अब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो QIB कैटेगरी है। जब बात आती है हमारे पर रिटेल इन्वेस्टर की या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो इसका पता लगता है कि आप कितनी अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी। अगर आपका एप्लीकेशन का अमाउंट 2 लाख रुपीज़ से कम का है तो आप RII कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका जो कोटा है 35% रिजर्व है। और अगर आपका एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का होता है, उस केस के अंदर आप NII कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका कोटा 15% का होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक कंपनी का IPO आया, उसका लॉट साइज सपोज 500 शेयर्स का है और उसका जो प्राइस बैंड है 50 to 60 का है। तो वो क्या करेंगे, लॉट के साइज़ को हाईएस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 500 इंटू 60 हमारा बन गया 30,000। तो क्योंकि ये 2 लाख से कम का है तो हम RII कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ लॉट अगर इंक्रीज़ करोगे तो आपका एप्लीकेशन का अमाउंट कभी ना कभी 2 लाख प्लस हो जाएगा, तो आप NII कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जी। तो ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज थी। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शायद कोई बहुत सेफ़ नहीं है, आप क्या कहेंगे, और अगर करें तो किस तरह की एहतियात बरतें? नहीं, ऐसा कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ना अपनी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो थोड़ा सा आपको मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको आराम से अपना स्टॉक को मॉनिटर करना चाहिए और इतना पैनिक क्रिएट मत करो।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करो तो पहले उसके फंडामेंटल्स चेक करो, उसकी बैलेंस शीट, P&L, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसकी जो हमें देखनी चाहिए। आई गेस हमें उस पर तो सेपरेट एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा जहाँ हम 1 बाय 1 पूरी सीरीज़ लेकर आ सकते हैं, जहाँ बताएंगे अपनी ऑडियंस को कि कैसे आपको एक शेयर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो घबराने वाली बात तो नहीं है, बस 2-3 बातों को ध्यान में रखिए। एक तो पैसा कभी भी लोन पे लेके मत लगाइए जी। अपना स्पेयर मनी लगाइए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लोन पे लिया हुआ पैसा होगा तो आप पे 2 तरह का प्रेशर रहेगा, एक तरफ इंटरेस्ट का प्रेशर रहेगा, दूसरी तरफ अगर शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है तो हमें रहेगा हमें लॉस भी और उधर से ब्याज भी चल रहा है। तो अगर स्पेयर मनी होगा तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे और थोड़े टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। तो अगर हम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं और फंडामेंटली अच्छे शेयर्स को लेकर चलते हैं तो मार्केट में ऐसा किसी तरह कोई लॉस नहीं होता हम लोगों को। तो जैसा कहते हैं कि जागरूकता से काम करना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप शेयर खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जागरूकता से कह रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम प्रयास करेंगे, हम किन पैरामीटर्स पर एक शेयर को खरीदना चाहिए उसका वीडियो आप तक लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबने ये पूरी बातचीत सुनी, हम लगातार इस तरह के अवेयरनेस के वीडियो आप तक लेकर आएंगे। डॉक्टर सुशील, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी वैल्यूएबल जानकारी दी और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।